जय हिंद। आज हम आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताएंगे जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे अनूठा सिस्टम है। मैं अपने उदाहरण से बताता हूं कि मैं एक ऐसी नौकरी करना चाह रहा हूं जो नौकरी मुझे ही करनी है और मुझे ही अपना अपॉइंटमेंट लेना भी है। आपको लग रहा हो कि मैं बैकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बैकी सी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कॉलेजियम सिस्टम की, जहां जजेज की नियुक्ति खुद जज ही करते हैं। अपनी नियुक्ति खुद जज करते हैं। जज ही तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। कॉलेजियम सिस्टम भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जजों की नियुक्ति की एक व्यवस्था है। कॉलेजियम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कमिटी है जिसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अतिरिक्त 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम ना तो संविधान में दिया हुआ है और ना ही कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था संसद के किसी एक्ट द्वारा हुई, लेकिन फिर भी कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही भारत में नियुक्ति हो रही है जजों की। ऐसा क्यों हो रहा है हम समझेंगे। संविधान में आर्टिकल 124 है जिसमें जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से या परामर्श से जजों की नियुक्ति करेंगे। अब इसकी व्याख्या न्यायपालिका ने समय के साथ कैसे की है और ये कैसे कॉलेजियम सिस्टम बदला है, कॉलेजियम सिस्टम निकल कर आया है जो कि नियुक्ति पूरी प्रक्रिया को, मतलब हाई कोर्ट और जज को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशंस सारे के बारे में निर्णय लेती है, वो कैसे जन्म लिया है इसको समझिए। वर्ष 1981 में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसे फर्स्ट जजेज केस कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला दिया कि जो जजों की नियुक्ति होगी वो सीजेआई के सलाह से होगी और राष्ट्रपति सीजेआई से परामर्श करने के पश्चात नियुक्ति करेंगे जजों की। ये व्याख्या बिल्कुल वही है जो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में संविधान में दिया गया है कि जज मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी एक प्रकार से जजों की नियुक्ति पर बिल्कुल एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका की पूरी अधिकारिता दे दी गई कि राष्ट्रपति के हाथ में सारा चीज है कि जिसकी नियुक्ति करना चाहे करे, जिसकी नियुक्ति करना नहीं चाहे नहीं करे। और जब मैं राष्ट्रपति कहता हूं तो इसका मतलब है कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट के ही सलाह से राष्ट्रपति काम करते हैं। तो फर्स्ट जजेस केस का यह फैसला 1981 में जो है अगले 12 वर्षों तक यानी 1993 तक चलता रहा। 1993 में सेकेंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। एडवोकेट ऑनरेकोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय की में कुछ संशोधन किया। यानी फर्स्ट जजेस केस में जो निर्णय दिया था उसमें संशोधन किया है और सेकेंड जजेस केस में जो सीजे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति जज की परामर्श से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से जजों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन यह जो परामर्श होगा ये केवल सीजेआई का नहीं होगा बल्कि इसके साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ सीजेआई परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति को अपना परामर्श, अपना विचार भेजेंगे। यानी सीजेआई के लिए अब यह आवश्यक हो गया कि सीजेआई खुद अपने मन से जिसका नाम हो उसका नाम सिर्फ नहीं भेजे, बल्कि सीजेआई और उसके अतिरिक्त 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं उसके साथ एक कमेटी बना करके विचार विमर्श करे कि किन नामों को भेजना है और किन को नहीं। तो यहीं से कॉलेजियम प्रणाली यानी सेकेंड जजेज केस जो है यहीं से कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ है। पीटी के लिए इंपोर्टेंट है, सेकेंड जजेज केस को ध्यान में रखिए। 1993 का यह मामला है। तो यह मामला सेकेंड जजेज केस का आया 1993 में और यहीं से कॉलेजियम का जन्म हुआ। हालांकि कॉलेजियम की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें सीजेआई तो होते हैं लेकिन उसके अतिरिक्त 4 और जज होते हैं। यह मामला सीजेआई के सेकेंड जजेस केस में नहीं आया था। अब आइए तीसरे जज केस में, यह 1998 का मामला है। 1998 के जजेस में के.आर. नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल डिफरेंस भेजा था, डिफरेंशियल ऑर्डर
सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 जो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकार की अधिकारिता है, राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इसके तहत उन्होंने पूछा था कि आप जो कहते हैं कि हम जजों की सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श से जज की नियुक्ति करेंगे, इस परामर्श का मतलब क्या होता है, इस परामर्श का क्या मतलब है, ये हमको बताइए। 9 जजों की एक बेंच बैठी और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि ये जो परामर्श शब्द है, इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाएगा या जो सलाह दिया जाएगा, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। एक प्रकार से जो जुडिशियल सुप्रीमेसी थी वो एग्जीक्यूटिव पर स्थापित कर दी गई है। और उस समय आप सोचिए कि जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा और उस समय की सरकारों ने इसे माना। क्यों माना? क्योंकि ये 1998 का जो दौर है, अब देखेंगे भारत में राजनीतिक तौर पर बड़ा उथल पुथल रहा है। थर्ड फ्रंट की सरकार इस दौर बनी, फिर अटल जी की सरकार बनी है और सारी की सारी सरकारें गठबंधन की बनी। इसलिए पॉलिटिकली कोई सरकार साहस ही नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने की। लेकिन इस केस में एक चीज और कहा गया कि यह जो परामर्श शब्द है या परामर्श जो करने, परामर्श सीजीआई के परामर्श जो नियुक्ति होगी, वो परामर्श सीजीआई अकेले नहीं अपने विचारों को भेजेंगे, बल्कि सीजीआई के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेज जो होंगे उसके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात नाम भेजे जाएंगे और राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। अब सवाल है कि क्या सरकार जो नाम भेजेगी उसका विरोध नहीं कर सकती है, उस पर आपत्ति नहीं जता सकती है? बिल्कुल जता सकती है। यदि मान लीजिए कॉलेजियम ने 4 नामों को भेजा, अब सरकार को इन 4 नामों में से 2 नाम ऐसे हैं जिन पर आपत्ति है, सरकार इन्हें नियुक्त नहीं करना चाहती, तो सरकार अपनी टिप्पणी के साथ कॉलेजियम को फिर से भेजेगी कि हम क्या चाहते हैं। अगर कॉलेजियम सरकार की बातों को मानकर इन 2 जजों का नाम पैनल से हटा देती है और 2 कोई अन्य जजों का नाम भेज देती है, तब तो सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या कॉलेजियम फिर से वही नाम भेजे जो नाम पहले भेजा गया था, तब मामला फंसता है और उस मामले में राष्ट्रपति जो दोबारा जो नाम भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा, उस पर सहमति देने को बाध्य है। यानी विवाद की स्थिति में पहली बार आप वापस भेज सकते हैं, और जब वापस भेज सकते हैं तो आवश्यक नहीं है कि कॉलेजियम आपकी बातों को मान ले। कॉलेजियम हो सकता है जो नाम पहले भेजी थी फिर से भेज दी, तो उस समय राष्ट्रपति इसको बाध्य है अपना मंजूरी देने के लिए। अब सवाल उठता है कि बार बार कॉलेजियम सिस्टम विवादों में क्यों आता है? अभी हाल ही में सरकार ने संसद में कहा था कि न्यायपालिका के भीतर से और संसद के कई सदस्यों ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े किए। तो क्यों कॉलेजियम सिस्टम बार बार विवादों में आ जाता है? तो पहला तो मामला यह है कि पारदर्शिता का घोर अभाव है। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे किन जजों के नाम को लाया गया, किन आधार पर लाया गया, इस बात की कोई मतलब यहाँ चर्चा ही नहीं है। केवल एक कमेटी बैठती है, जजों के नाम तय होते हैं और सरकार को बढ़ा दिया जाता है। किन आधारों पर आखिर आया इन नाम को, आप किस आधार पर सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ तो मामला बताइए। तो एक तो पारदर्शिता का घोर अभाव है। दूसरा, भाई भतीजावाद का बड़ा मामला फंसता है और ये हायर न्यायपालिका का बार बार ये आरोप लगता रहा कि जज का बेटा ही जज होगा, या सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील को ज्यादा अच्छा पकड़ है वही जज बन जाए। तो इस प्रकार का मामला, भाई भतीजावाद का मामला बार बार फंसता रहा। अब सवाल है कि इसका सुधार क्या है? मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मामला एनजेएसी का है, जो एक 100वां संशोधन करके लाया गया था। एनजेएसी के बारे में हम किसी दूसरे दिन बात करेंगे, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। एनजेएसी का मतलब होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये भी एक कमेटी थी जो कि जजों की नियुक्ति करने वाली थी। क्या है संरचना और क्या इसके प्रावधान थे, उस पर हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि एनजेएसी 100वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अब जब तक कि कोई ऐसा कमीशन नहीं बन जाता है, हमारे पर्सनल मत से, हमारे विचार से अगर पूछिए तो एक ऐसी कमेटी बने जिसमें सरकार के दोनों अंग यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों के प्रतिनिधि हो
तीनों का मिला जुला एक आयोग बनाया जाए। वो आयोग हायर जुडिशरी के कोर्ट में जितने भी जजेज हैं हायर जुडिशरी में, उनकी नियुक्ति, प्रमोशन, ट्रांसफर आदि पर फैसला करें। और ये भी सिस्टम जब तक नहीं आ रहा है तब तक कम से कम राष्ट्रपति के समक्ष अगर मान लीजिए 4 जजों की नियुक्ति होनी है तो 12 जजों के नाम भेजे जाए, 10 जजों के नाम भेजे जाए, 6 जजों के नाम भेजे जाए, कि एक पैनल, एक लिस्ट भेजा जाए कि आपको इन 4 में से जितने जजों की नियुक्ति करनी है आप कर दीजिए, जिनको भी करना है। तो उससे क्या होगा कि ये भाई भतीजावाद वाला मामला थोड़ा सा कम होगा। तो ये है कॉलेजियम सिस्टम, जिससे भारत में जजों, हायर कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, प्रमोशन, ट्रांसफर आदि का फैसला होता है। एक चीज और समझ लीजिए कि जो आर्टिकल 124 में जज जो बनने की योग्यता है, उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के नजरों में यह विधिक विद्वान हो या 10 वर्ष से ज्यादा एडवोकेट हो हाई कोर्ट में। तो जब किसी एडवोकेट की हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति होती है तो सरकार का केवल इतना दायित्व है कि वो उस के संदर्भ में सूचना जो है एकत्र करे कि ये क्या क्या पीछे का कुछ ऐसी इसके बारे में कोई इलीगल गतिविधि तो नहीं कर रहा था, और बाकी कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कॉलेजियम सिस्टम। अभी हाल ही में विवादों में आया था, करंट का भी टॉपिक है और यूपीएससी मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी में भी प्रश्न आते रहे हैं इससे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कुछ प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।